जी दीदी, सभी को प्रणाम। शुरू करते हैं। वंदना। और दीदी अभी सावित्री दीदी नहीं है ना, परिचय तो वो रखेगी ना। वंदना शुरू करती हूँ, बोल रही हूँ। रुक जाओ, रुक जाऊं? अरे तो वो फिर परिचय तो उनको देना है ना, सावित्री दीदी को, वो है नहीं इधर। तो वंदना शुरू कर देती थी, बाद में परिचय होता, बोल रही हूँ। तो ठीक है, वंदना को अब ज्यादा गा लेना, जब तक जुड़ते नहीं जब तक। ठीक है, चलो शुरू कर दो। ठीक है। दीदी वंदना उनकी करी जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करी जिनसे दिशा हमको मिली नित्य मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आए निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें, वंदना उनकी करें, वंदना उनकी करें। पूरा गाइए दीदी। अब अभी नहीं आई है क्या? अच्छा चलिए। नहीं, जिनका है चिंतन सुबह यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें, सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना। फोन कर तुरंत जोड़ना है, उनका कार्यक्रम में जुड़ेंगे। पापा जी फोन करो। मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना, पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें, वंदना उनकी करें, वंदना उनकी करें। सभी को नमस्कार। एक वंदना मैं गाती हूँ। हाँ ठीक है। वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना। वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की पूर्वजों की अर्चना। पथ मिला जिनसे हमें है न्याय का और धर्म का, सत्यता के अनुभवों से प्रेरणा मिली प्रेरणा। अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना। वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना।
पूर्वजों की कामनाएं फल रही, सच हो रही, जी रहे हैं सुख से वंशज, है रही यही कामना। अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना। आओ गाए हम सभी मंगलमयी सुख शांति गीत, हम है क्या और हम है हमने जाना है यही पहचानना। अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों अर्चना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना। नमस्कार सभी को। बहुत बढ़िया नीलू दीदी जी, बहुत ही अच्छा गाया आपने। सावित्री दीदी जी, अब आप सावित्री दीदी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि दीदी जी आदरणीय योगेश भाई जी का परिचय रखेंगे और भाई जी को फिर आमंत्रित करेंगे। तो दोपहर की इस गोष्ठी सत्र में जितने भी भाई जी और बहन जी जुड़े हैं, सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच शिक्षा गोष्ठी की इस सत्र में अपनी बात रखने के लिए आदरणीय योगेश भैया जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। और आज का विषय है शिक्षण प्रशिक्षण में अभिभावकों की योग्यता विकसन पर भैया अपनी बात रखेंगे। आदरणीय योगेश भैया जी सन 2009 में अभ्युदय संस्थान अछोटी में आना हुआ। स्वर्णा दीदी, योगेश भैया और कमल बेटा जी उस समय सर्वप्रथम अछोटी में आए थे। तो हम सभी उस समय अध्ययन शिविर में जितने भी जो शिक्षक ग्रुप है वो सब शामिल थे। तो हमने शुरू से देखा है भैया दीदी का काफी लगन, तन मन धन से समाधान समृद्धि को जीने के लिए और समझने के क्रम में लगातार प्रयास करते हुए और जितने भी अध्ययन शिविर जो अछोटी में हो रहे थे सब में जिम्मेदारी के साथ अपनी भागीदारी निभाते हुए, तो हम उस समय एक प्रबोधक के रूप में भैया को देखते थे। तो एक प्रबोधक और सुनने वाले के बीच जो एक संबंध बनता है, तो उस अर्थ में मैं जहाँ तक देख पाई तो एक प्रबोधक के रूप में जब हम किसी को देखते हैं तो एक हम अपने को उस समय कम पाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दूरी बना रहता है। लेकिन समाधान समृद्धि के अर्थ में जब संबंधों को पहचानने जाते हैं तो उस अर्थ में हम सभी देख पाते हैं इतने सालों से भैया का प्रयास कि कैसे हम परस्पर पूरकता के साथ समझने समझाने के क्रम में एकजुट हो पाए और संबंधों में न्याय को हम प्रमाणित कर पाए। इस अर्थ में लगातार भैया जो है हम सभी के लिए पूरक होते हुए दिखाई देते हैं। परंपरा की शिक्षा में भैया और स्वर्णा दीदी दोनों इंजीनियर थे और शुरू से ही समाज के लिए कुछ करना है ये जज्बा भैया और दीदी में था ही। इसी के तहत एनजीओ में भी काम किए। वाटर शेड डेवलपमेंट को लेकर कई सालों तक ग्रामीण क्षेत्रों में जाके काम किए और उसके पीछे ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो एक संस्कार की जो कूट होती है परिवार में, तो उस छत्र छाया के रूप में जय श्री ताई जी और गिरजेश बाबा का एक परिवार का जो वातावरण और संस्कृति जो मिलता है तो बचपन से ही भैया जी को मिला है। और साथ ही साथ आज पूरा परिवार, मंगेश भैया जी, उनका पूरा परिवार और स्वर्णा दीदी जी जिस तरह से समाधान समृद्धि के अर्थ में लगे हुए हैं तो हम सब के लिए प्रेरणादायी है। समृद्धि के प्रयास में यदि देखा जाए तो भैया ने खूब इस पर काम किया है, जैसे कि गुलकंद बनाना, संस्कारित हल्दी, गोदड़ी पुराने कपड़ों से नया कवर चढ़ा के बनाया जाता है। अंकुरित अनाज को लेकर पशु आहार और विभिन्न तरह के अचार भैया ने समृद्धि के लिए काम किए हैं और हम सब ने देखा भी है। जब अछोटी जाते थे तो काफी
श्रमशीलता के साथ इन सब में लगे हुए भैया को हमने पाया है। इसके साथ साथ ही जितने भी परिचय शिविर हुए, अध्ययन शिविर हुए, सब में पूरे जिम्मेदारी के साथ भैया ने सबको जोड़ते हुए अपनी भागीदारी निभाई है। और साथ ही साथ वर्तमान में अभी विभिन्न केंद्र जैसे छोटी, वर्धमान, बुल्डाना, दिल्ली, पुणे, रायगढ़, शहडोल, गुजरात और ये उत्सव पारा में मानवीय परंपरा के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, तो इसमें भैया जी भी पूरकता के साथ अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो इस तरह से एक ऐसा व्यक्तित्व जो सधे हुए रूप में सध कर मन तन धन को साधना के साथ जीने वाले और हम सब के लिए पूरक होकर हम सबकी मानसिकताओं में सच्चाई और अच्छाई की स्थापना हो पाए और हम समाधान समृद्धि के अर्थ में अपनी मानसिकताओं को तैयार कर पाए। इस अर्थ में लगातार भैया का मन तन धन और प्रयास हम सब देख पा रहे हैं। तो मैं सादर योगेश भैया जी को आमंत्रित करती हूँ। ठीक है, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। और अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो अधिकांश तो सब हमारे ही बंधु भगिनी इसमें जुड़े हुए दिखते हैं, जो पिछले 1 वर्ष से लगातार काम कर रहे हैं। और कुछ हमारे मित्र भी इसमें दिख रहे हैं, महाराष्ट्र से भी मित्र दिख रहे हैं। राधे श्याम भैया भी है ना? हाँ भैया, हाँ नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा भैया। तो ऐसे मित्र भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है। तो आज थोड़ा सा मैं रखना चाहता हूं कि अभिभावक योग्यता विकास से क्या आशय मेरा है और कहाँ तक काम कर पा रहे हैं, उस पर थोड़ा समय रखना चाहता हूं। जितना दीदी ने परिचय दिया, तो साधना का क्रम अभी जारी ही है और उस क्रम में खुशहाली है, बढ़ा है, व्यक्तित्व से उपयोगिता भी बढ़ा हुआ दिखता है। और प्रश्न जो कुछ खुले थे, उन प्रश्नों के उत्तर जीवन विद्या के माध्यम से मिले। अनेकों व्यक्तित्वों का हमारे परिवार को, मुझको वैयक्तिक स्नेह मिला। बाबा जी के सानिध्य का लाभ भी हुआ और बाबा जी की कृपा से ही इतने सारे स्नेह संबंधी परिवारजन अभ्युदय संस्थान में रहते हुए हमें मिले। और इसके पूर्व भी मैं जहाँ चित्रकूट में था, शहडोल में था, तो अगर मैं वहाँ के संबंध का बात करूं, जिसके आधार पर आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं कि समाज एक इकाई है और समाज में हमेशा ही सच्चाई का और एक प्रामाणिकता का, नैतिकता का हमेशा स्वागत हुआ है। और ऐसा खूब स्वागत को मैं नौकरी छोड़ने के बाद ये मुझे देखने को मिला। वैसे नौकरी छोड़ते समय किसी पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आगे क्या रखा है, और कोई प्रकार का डर या ऐसा मुझे अभी ज्ञात नहीं पड़ता है कि मैं घबराया हुआ हूँ रहूंगा या इस तरह से। और हम दोनों ही, मैं और श्रीमती जी, हमें कि कभी भी किसी भी प्रकार का भय अभी भी नहीं है कि आगे कैसा होगा और कैसे हम चलेंगे। तो इस स्थिति में जब हम अपनी यात्राओं को शुरू किए, पुणे छोड़ करके जब हम चित्रकूट जैसे गए, मुझे आज भी याद है, एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ कि उस समय जो ट्रेन चलती थी, उस ट्रेन में लाइट नहीं होती थी और सतना नाम से एक स्टेशन है चित्रकूट के पास में। और हम दोनों, उस समय हमारी उम्र 27-28 के आसपास थी, हम उतरे स्टेशन पर और एकदम कोने में उतर गए थे और अंधेरा हो गया और हमको रात भर स्टेशन में ही रुकना था और उस अगले दिन चित्रकूट पहुंचना था। तो उतरे और हम थोड़ा सा अपनी स्थिति में ही आ रहे थे, तो इतने में एक आदमी आया और उसने पहचान लिया इनका, क्योंकि हमारा वेश और भाषा इस सबसे पहचान लिए लोग, ये यहाँ के नहीं लगते हैं। तब उसने बोला, आप कहाँ से हैं? तो हमने कहा, भैया हम पुणे से आए हैं।
कहाँ जाएंगे? हमने कहा चित्रकूट में जाएंगे। तो अरे बोले यहाँ कहाँ भटक गए? मैंने कहा भाई हमें तो जाना है चित्रकूट। बोले आपको पता है यहाँ ददुआ डकैत रहते हैं? मैंने कहा भैया ये कौन से डकैत, पहली बार सुना। तो मैंने कहा अच्छा क्या बताइए। अरे बोले यहाँ डाकुओं का राज है, आप थोड़ा अच्छे से रहना। अब हमारा स्वागत ही मुझे आज भी याद है उस तरह से डाकुओं के राज में जाने का। और बाद में जब चित्रकूट में गए तब पता चला कि ये पूरा एरिया ही उस प्रकार से दहशत और इस सब में था। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हम गांव में रहे, और जिस प्रकार से लोगों ने हमको सहयोग किया, जिस संस्था में हम ज्वाइन किए थे उसका नाम है दीनदयाल शोध संस्थान। हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग था कि संस्था कुछ सपोर्ट नहीं करेगी, आपको बस गांव में जाना है और छोटा मोटा कोई पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा उसको दिया जाएगा, बाकी पूरा का पूरा गांव के साथ रह के गांव के परिवारों को प्रेरणा दे करके और उनको विकास के लिए तैयार करना है। अब उतना आइडिया तो नहीं था उस समय, और मैं बता रहा हूं आप सबको कि जिस प्रकार से वहां के लोगों ने, पहले तो हम लोगों को बहुत लोग डरते भी थे। अगर वो घर का फोटोग्राफ्स वगैरह उस समय हमको उतना वो नहीं था, लेकिन दिखाते तो शायद आप भी बहुत आश्चर्य करते। मतलब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था उस घर में। ऐसा एक मिट्टी का पुराना मकान एक व्यक्ति ने हमको ऑफर किया, मैं और श्रीमती जी हम रहे। अच्छा वहाँ टॉयलेट नहीं था, तो सुबह उठ करके बाहर जाना होता था, और सुबह 5 बजे से ही हमारे घर के बाहर भीड़ लगती थी बच्चों की। दरवाजा खोला तो बाहर भीड़। तो मैं और श्रीमती जी हम लोग पहले थोड़ा संकोच में आ गए। तो कई प्रकार की अफवाहें गांव में हुई, ये लोग पुलिस से हैं या ये लोग शहर से भाग के आए हैं, अमुक तमुक बहुत सारा। पर जैसे 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 हम लोगों की मैत्री होने लगी, आश्चर्यजनक हमें उनका प्रतिसाद मिलने लगा। फिर वो घर भी हमारा साफ होने लगा, और घर में सामान सुमान, ऐसा लगा ही नहीं कि हम उस गांव के कोई अपरिचित लोग हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ वहाँ के गांव के सरपंच का। तो ऐसा बताते कि वो सरपंच का सीधा कनेक्शन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इनसे संबंध था। तो बड़ा अच्छा, सरपंच गाड़ी कैसे चलती थी तो सरपंच महोदय घर से बोल देते थे कि भाई गाड़ी मेरे जाने के बाद ही, मतलब गाड़ी में बैठने के बाद ही जाएगी, यानी बस जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, फुल कंट्रोल। और मारपीट तो मैंने पहली बार देखी। मैंने पहले ऐसे देखा था फिल्मों में कि मारपीट होता है, ऐसे विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब वो गांव में गए तो 2 गलियों के बीच में झगड़ा, तो उसमें मारपीट और सरपंच का इस तरह से हाथ उठाना, बहुत हॉरिबल सीन ऐसे देखे। पर देखते देखते पचा गया, और वही सरपंच के साथ इतनी मैत्री हो गई कि उसने फिर मारपीट छोड़ दिया, और इतना स्नेह हो गया कि हमको वहां गांव से निकलना मुश्किल हो गया। कुछ कारणवश फिर हमें चित्रकूट भी आना पड़ा। पर आज भी पगार नाम से वो गांव है, उस गांव के लोगों का संपर्क है, वो लोग याद भी करते। तो ऐसा मैंने समाज को देखा। तो कभी गरीबी, अभाव, ऐसा कभी आज तक हमारे मन को छुआ नहीं। फिर वहां से हम शहडोल आए। शहडोल में भी हमने देखा। तो जिस प्रकार का हमने प्रोजेक्ट चुना था, तो उसमें हमने गांव वालों से पहले अंडरस्टैंडिंग किया था कि केवल मटेरियल का खर्च अपन सरकार से लेंगे, बाकी सब श्रम से करेंगे। तो 8-10 सालों में वो सारे गांव के जितना समाज था, तो समाज इकट्ठा हो गया, और 8 वर्ष में 3 गांव एक मध्य प्रदेश सरकार में उस समय मॉडल विलेज के रूप में वो विकसित हो गया। लेकिन ये बात आया कि वहीं से वो जो आज मैं बात करने वाला हूं, वो योग्यता वाला भाग मुझको वहीं से छूने लगा। हुआ क्या कि कुछ पानी के स्ट्रक्चर्स बनाने थे। अब वो स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए उसका एक स्टडी लगता है, कैचमेंट एरिया कितना है, कितना पानी आएगा, कितने का इरिगेशन होगा, ये सारा योजनाओं की काफी डिटेल रहता है। और
हम इंजीनियर्स के पास गए तो इंजीनियर एकदम ऐसे थोक के भाव के डिजाइन बनाने वाले। अब वहाँ खेत की जरूरत कितनी है, क्या है, इसका कोई आइडिया नहीं। अच्छा बोले क्या एस्टिमेट बनाना है, तो एक बांध बनाना है सिंपल, उसका उन्होंने बनाना बताया और उस तरह से चालू किया। लेकिन वो संतुष्टिजनक नहीं था, क्योंकि वह डिजाइन बड़े बड़े डैम के थे और हमें चाहिए थे 1 एकड़, 2 एकड़, आधा एकड़, है ना, इस तरह के खेतों को तैयार करना था। तब उनको एक्सपीरियंस नहीं, उस तरह से सीखने की कोई ललक नहीं। तब फिर हमने 8वीं पास 9वीं पास गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। श्रीमती जी खुद उनको खाना बना के खिलाती थी। ऐसे बच्चों को फिर हमने प्रेरणा दिया और मैं उनको पुणे लेके गया। और वहां पर जिस प्रकार का हमने योग्यता विकास पर फोकस देखा संस्थाओं का, तो उन्होंने इन 8वीं पास बच्चों को 1-2 वर्ष में इंजीनियर के बराबर ट्रेन कर दिया। अब ये वहां के लोकल रिसोर्स हो गए। तो वहां से मुझे पता लगा कि हम चर्चा कर सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं। आदमी को तैयार करने के लिए एक योग्यता भी जरूरी होता है। उस योग्यता में मैंने भारी कमी देखी। अब वो प्रश्न चलो वहां हल हो गया, अब इधर जीवन विद्या में आना हो गया। हालांकि वहां से निकलने का कारण यही था कि विचार पक्ष तैयार नहीं हो रहा था। एक समस्या हटी तो दूसरी, दूसरी हटी तो तीसरी। खैर वो फिर कभी हम लोग बात करेंगे। पर एक सफलता मैंने देखी कि यदि एक व्यवस्थित ट्रेनिंग हो, उसका कोई सोच समझबूझ हो, तब फिर व्यक्ति की योग्यता तैयार हो सकती है और वो अपने काम में सफल हो सकता है। लेकिन जहां मानव को तैयार करने वाली बात आ गई, वहां योग्यता कैसे विकसित हो? न्याय प्रदान करने की योग्यता, समाधान प्रस्तुत करने की योग्यता, व्यवहार की योग्यता, एक दूसरे को समझने की योग्यता। तो जीवन विद्या में आने के बाद ये योग्यता वाला मुद्दा और गहराई से मेरे मन में स्थापित हुआ। तो हम सब जो भी जीवन विद्या शिविर कर चुके हैं, उनको मैं ये बता सकता हूँ कि मानव की जिंदगी में 5-6 प्रकार के स्टेजेस हम देखते हैं। एक है शैशव अवस्था, दूसरा है उससे थोड़ी बड़ी बाल अवस्था, उसके बाद है किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर एक प्रौढ़ावस्था है, फिर एक वृद्धावस्था है। अब कितनी अवस्थाओं से आदमी गुजरता है। अब ये तो हो गई शरीर की अवस्था। अब ये शरीर के साथ एक जीवन है, तो जीवन है, जीवन की स्थिति है और जीवन की गति भी है। तो अपनी स्वयं की स्थिति गति को अभिव्यक्त करने के लिए ये योग्यता की आवश्यकता पड़ता है। तब ऐसे अवस्थाओं में गुजरते हुए मानव के साथ जीना कैसे, समाधान की रोशनी में हम इसको कैसे जीते हैं, तब वहां पर एक योग्यता का एक आवश्यकता महसूस हुई। और वही योग्यता की आवश्यकता को अगर आज हम चौखट देते हैं, तो उस चौखट को हम कहेंगे शिक्षा और व्यवस्था। तो व्यवस्था में जीने की योग्यता, अभी जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, क्या भी अपन सभा करते हैं, तो सभा में कैसे आचरण होते हैं, उसकी एक योग्यता है। सभा में बैठना, सभा में बात करना, सभा में अपना विषय वस्तु को रखना, सभा में अपनी योजनाओं को प्रस्तुत करना, इसकी एक योग्यता है। 5 आयाम है हमारे पास व्यवस्था के। उसमें एक शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, उत्पादन व्यवस्था है, विनिमय व्यवस्था है और न्याय सुरक्षा व्यवस्था है। तब जब 5 आयाम खुलते हैं तो आप सबका ध्यान जाने लगा होगा, आपकी कल्पनाओं में भी आ रहा होगा कि शिक्षा व्यवस्था जब हम देखते हैं तो वहां एक शिक्षक होने की योग्यता दिखती है। सामान्य रूप में आज जो हम बात करने वाले हैं वो तो शिक्षा की बात करेंगे, पर मैं थोड़ा शुरू व्यवस्था से कर रहा हूं
कि हमको सामान्यतया ध्यान जाता है शिक्षा कहने से एक शिक्षक की योग्यता। बहुत अच्छा भाई। जब हम स्वास्थ्य कहते हैं तो एक चिकित्सक की योग्यता। जब हम उत्पादन कहते हैं एक उत्पादक होने की योग्यता। जब हम विनिमय कहते हैं तो वो एक विनिमयक होने की योग्यता। और जब हम न्याय सुरक्षा कहते हैं तब उसमें एक विधायक कहते हैं, जिसमें विधि विधान से चलना होता है, तो उसको एक स्पष्ट करने वाले की योग्यता। भाई इतनी कुछ योग्यताएं हमको इन व्यवस्थाओं में जब जो लोग काम करते हैं उनके पास होने की योग्यता दिखता है। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम इसी शिक्षा व्यवस्था के अंदर और शिक्षा में जो मेरा ध्यान गया, आंशिक रूप में सही, अभिभ्रमित रूप में ही सही, कुछ ना कुछ शिक्षक होने की योग्यता पर कुछ काम, कुछ हलचल होती हुई दिखती है। इस रूप में दिखता है, एक सामान्य रूप में। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, यदि वह शिक्षक सिंसियर है, उनको थोड़ा बहुत भी पकड़ बन गया है, तब वह अपने विद्यार्थियों के साथ तल्लीन या एक तालमेल स्थापित करता हुआ दिखता है, और जो विषय वस्तु उनको पढ़ाने के लिए दिया हुआ है वह विषय वस्तु वह बच्चों तक पहुंचाने में सफल होता हुआ दिखता है। तभी बच्चे भी उनको स्वीकारते हैं और वो शिक्षक भी, है ना, बच्चों के लिए प्रिय होता है, या वो शिक्षक भी बच्चों को स्वीकारता है। तो ऐसी योग्यता को हम एक स्थूल रूप में पहचान सकते हैं। और केवल शिक्षक है, और अगर उनको विद्यार्थी नहीं बन रहे, वो विद्यार्थी उनको सुन नहीं रहे हैं, वो अपनी बात किए जा रहे हैं, विद्यार्थी का ध्यान कहीं और भटका हुआ है, आदि आदि आदि, ये भी चित्र आपने देखा होगा। तो जो लोग अपनी शिक्षकी को पैशन के रूप में एंजॉय करते हैं, वो सिंसियरली, मैंने ऐसे कई शिक्षक देखे कि वो अपनी शिक्षकी में पैनापन लाने के लिए, अर्थात अपनी योग्यता को विकसित करने के लिए खुद को अपग्रेड करते ही रहते हैं। ये सही है कि नहीं? इस तरह से अपन योग्यताओं को पहचान सकते हैं। अब जिस पर आज हमें बात करनी है वह है अभिभावक की योग्यता। तो मुझे यह कहना हो रहा है यहाँ पर कि पिछले 10 वर्षों में मैं दर्शन की पुस्तकें पढ़ रहा हूं। हमारा सत्यापन है कि मैं अभी पूरा समझदार नहीं हुआ हूं, पर यह समझदारी के क्रम में भरने की जगह मुझको दिखाई दी, वह है अभिभावक होना, स्वीकार होना, और अभिभावक के नाते हमारे में वह योग्यता विकसित करना, ताकि हम आने वाली पीढ़ी या प्रौढ़ को हम तैयार कर सकें। किस लिए तैयार कर सकें? एक तो समझदार होने के लिए तैयार कर सकें, और समझदारी पूर्वक जीने के लिए तैयार कर सकें। अब आप ध्यान जा रहा होगा कि शिक्षक की योग्यता तो अपन ने पहचान ली, चिकित्सक की योग्यता पहचान ली, जो उत्पादन करते हैं उनको भी हमने देखा, उनकी पहचान ली। भाई ये अभिभावक की योग्यता क्या है? और मुझको धीरे धीरे सुस्पष्ट भी होते जा रहा है, विश्वास भी होते जा रहा है कि हम परिवार में जीते हुए, शुरू तो वहीं से होता है, और हम किन्हीं सामाजिकताओं पर और दर्शन द्वारा प्रस्तुत शिक्षा और व्यवस्था में हम भाग लेना चाहते हैं। शिक्षा और व्यवस्था में हम अपनी भूमिका को पहचानना चाहते हैं, तो उसमें एक ही हमारे लिए पद बनता है, वह है अभिभावकत्व। सामान्य रूप में हम गली मोहल्ले परिवार में रहते हैं, और जो भी बड़ा व्यक्ति होता है जिससे हमको कुछ समाधान मिलते रहते हैं, गाइडेंस मिलती रहती है, कुछ टिप्स मिलते रहते हैं, जिस भी विधा में अपन काम कर रहे हो, स्वाभाविक रूप में हमारे मन में उनके प्रति एक संरक्षक होने का भाव हमारे में आता है। तो ये जो संरक्षक होने का जो भाव है, उसी को हम पहचानते हैं, ये अभिभावक है। तो इस प्रकार से हम एक बड़े कैनवास पर देखें तो हम सभी प्रौढ़ लोग जो आज परिवार में हैं, हम एक सामाजिक इकाई हैं,
तो समाज के रूप में काम करते समय हम अभिभावक होते हैं, ऐसा बाबा जी ने यहाँ उल्लेख किया है। और उनकी जीवनी भी उन्होंने कहा कि मैं जब सारा कुछ मेरा कर्नाटक में कारोबार को समाप्त करके जब मैं अमरकंटक की पहाड़ियों में और अनुसंधान के लिए आया, तो अमरकंटक के लोग ही मेरे अभिभावक के रूप में मुझको दिखाई दिए, और वो सदैव उस बात पर मेंशन भी करते रहे, बताते भी रहे। और मेरे जैसे व्यक्ति या हम दंपति जब हम आछोटी में आए और हमारी एक नई फेज शुरू हो गई, तब हमने बाबा जी में यह अभिभावकत्व पूर्ण रूप में देखा। जिस प्रकार से लोग उनसे मिलते, जिस प्रकार से वो उनको गाइडेंस देते, तन मन धन सहित जो उनका सुरक्षा, उनका संभालना, उनको गति देना, उनको शांत करना, प्रसंग में सांत्वना देना, आदि आदि गुण जिसको अपन मानव मूल्य में देखते हैं, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा आदि जो ये मानव मूल्य बहते हुए हमने बाबा जी में देखे। और ऐसा अभिभावकत्व बाबा जी और माता जी दोनों मिलकर के ये पूरे अभियान को ऐसा बताते हैं। साधन भाई से एक बार चर्चा हुई थी कि लगभग बाबा जी की शरीर यात्रा में 10,000 से अधिक परिवारों ने बाबा जी और माता जी को वैचारिक रूप में अभिभावक स्वीकार किया था, और वो हर मुद्दा, हर बात बाबा जी से डिस्कस करते, बाबा जी से समाधान लेते और अपने जीने में उसको उतारने का प्रयास करते। तो ऐसा अभिभावक होने के लिए कुछ योग्यताओं को मैंने चिन्हित किया, और उस योग्यताओं के लिए जो मेरा ध्यान गया जब हम मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उस पुस्तक में जो मानवीय आचरण है, उन आचरण में पुत्र पुत्री अनुराग यह आचरण विश्लेषित है, और माता पिता यह आचरण विश्लेषित है। तो ऐसा पुत्र पुत्री आचरण में है ना, जो 5 प्रकार दिए, वहां से हम एक योग्यता को देखते हैं। तब कैसा कैसा योग्यता है कि जैसे एक अभिभावक होने के नाते हमारी योग्यता होना कि हम शिशु को कैसे लालन पालन या उसका पोषण संरक्षण कर सकते हैं। तब शिशु और शिशु का भाव पक्ष, शिशु का शरीर की गति, शिशु की जीवन की गति, इसको पहचान कर हम शिशु के लिए योग्य बन जाएं, वहां से अपना अभिभावकत्व शुरू होता है। ध्यानाकर्षण के लिए मैं कह सकता हूं कि कई एग्जांपल्स इसमें मिलते हैं। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। बच्चा पैदा करना तो हो जाता है, लेकिन बच्चे को संभालना, हम सबका ध्यान जा रहा होगा, जब वो रोता है तो कैसे शांत करते हैं, जब उसकी एक्टिविटी बढ़ते हैं तो फिर हमारी गति कैसे होती है। तो आज जो भी इस सभा में उपस्थित लोग हैं, भले सीनियर क्यों ना हो, भले 50-55 के क्यों ना हो, इस अभिभावक योग्यता को है ना समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उनके घरों में अभी किन्हीं के घरों में बच्चों की शादियां होने वाली होंगी, शादियों के बाद उनको पोता पोती होंगे। अब वो पोता पोती को जो भी वो समझे हैं, मैं अभी थोड़ी देर के लिए जीवन विद्या ही शब्द प्रयोग करूंगा, जीवन विद्या को उस छोटे नन्हे मुन्ने बालक को कैसे समझाएंगे, कैसे उनको इस ज्ञान तक पहुंचाएंगे। इसलिए इन योग्यताओं को समझने की आवश्यकता मुझको लगी। अब इस आवश्यकता के लिए जो पिछले महीने भर के प्लान चल रहे हैं, विशेष करके गर्भावस्था से लेकर 12 अवस्था के बच्चों के लिए जो संस्कार क्षम वातावरण तैयार होना है, लगभग 24 बिंदु उसमें पहचाने गए हैं। और उन 24 बिंदु से जैसे सिंपल है कि पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना, व्यक्त होना से लेकर कल्पना सजाना, अपनी कल्पनाओं में है ना व्यवस्थाओं के चित्रण होना, और उन व्यवस्थाओं के चित्रण के अनुरूप बच्चे के साथ वो सारे संस्कार के कार्यक्रम अपन कर पाना, ये एक योग्यता मुझको लगती है। जैसे शिशु अवस्था से वो बाल्यावस्था में पहुंचता है, बाल्यावस्था में एक्टिविटी अब बदल जाती है,
वो बदली हुई एक्टिविटीज पर ध्यान देना और फिर अपने में बदलाव लाना। धीरे धीरे ये बालक फिर किशोरावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था से फिर युवावस्था में पहुंचते हैं, और युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था। वृद्धावस्था का भी मैं आपको उदाहरण साइट कर सकता हूँ कि जब बाबा जी यहाँ थे, उनकी आयु 87 प्लस थी जब हम उनको मिले थे। उसके बाद 10 वर्ष 97 तक एक वृद्ध की सेवा कैसे होती है, वो योग्यता का प्रशिक्षण मुझको बाबा जी के सानिध्य में मिला, और वो लिटरली उन्होंने किया है ना। मैं दाढ़ी भी बनाता था उनकी, और बाकी तेल मालिश तो था ही, पर वृद्ध की स्थिति क्या होती है उस समय, मन की स्थिति। बाबा तो जागृत पुरुष, जागृत व्यक्ति, पर जो वृद्धत्व होने के जो भाव है, यही मुझको बाबा जी में खूबी दिखा कि जागृत मनुष्य भी अपनी शरीर सहज अवस्थाओं के साथ कैसे संतुलन बनाता है। वो यह नहीं बताता कि उस समय मैं जागृत हूँ। जो अवस्था की बात है वो तो है ही। दर्द हो रहा है तो उसको किस प्रकार से मेंशन करना, किस प्रकार से उस सेवाओं को लेना, किस प्रकार से उसको गाइड करना। तो पिछले 10 वर्ष में जैसा जैसा अवसर मिला बाबा जी के साथ सेवा करने का, दाढ़ी करना भी मैंने इस तरह से सीखा। मैंने हिम्मत की कि जब आंजनी भैया बोले दाढ़ी करना है, मेरे स्वाभाविक से आया, नहीं भैया मैं करता हूँ। तब धीरे 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 वो क्या नजाकत है, कितने बारीकी से ध्यान देना होता है। बाबा उस समय बोलते नहीं थे, अंगुली न्यास करते थे। तब धीरे धीरे मुझको मेरे माता पिताओं पर ध्यान चला गया कि ऐसी अवस्था में क्या उनको वातावरण चाहिए, वो क्या चाहते हैं। तब अधिकांश ध्यान गया कि वृद्धावस्था में इस अवस्था के सभी मानव शांति चाहते हैं, घर में कोलाहल नहीं चाहते। उनका रेस्ट, उनका खान पान, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनको पूछना, ये सारे मुद्दे, ये सब योग्यताओं में काउंट होते हैं। अब घर में वृद्ध है और हमको पता ही नहीं उनकी मानसिक स्थिति का, तो फिर ये वृद्ध और हमारे में ये क्या क्या संबंध बना, क्या हमने निर्वाह किया, इस प्रकार से। और जो सात संबंध है उनकी डिटेल भी हमको पता होना, जैसे पत्नी के साथ निर्वाह करने की पति की योग्यता, भाई के साथ निर्वाह करने की भाई की योग्यता, मित्र के साथ निर्वाह करने की मित्र की योग्यता, पुत्र के साथ निर्वाह करने की पुत्र की योग्यता। ऐसे 7 संबंधों में और व्यवस्था में भागीदारी की योग्यता। तो जो ये एक छोटा सा चौखट अभी अपन ने लिया है कि 12 वर्ष तक का ही फ्रेम लिया है, और उसमें पूरे घर के जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े, 18 वर्ष से आगे, तो मेरा ध्यान गया इन सभी को अपनी योग्यता विकसित करने पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। कल आपने श्रीमती जी का सुबह सुना ही होगा। और जो संकट है ना आपस में, जो शिकायतें हैं, बच्चे नहीं मानते या ये नहीं मानते, ये सारी शिकायतों का जड़ मुझको समझ में आया, इसमें योग्यता की कमी है। तो यदि हम इन योग्यताओं पर काम करते हैं, और कैसे काम करना है, तो जितनी भी पर्सनैलिटीज है अलग अलग एज की, जैसे जैसे उनके व्यक्तित्व में निखार है, ऐसे पर्सनैलिटीज को पहचानना, उनको चुनना, उनके साथ संवाद करना, जिंदगी के अपने प्रश्न रखना, उन्होंने उसको कैसे समझा, कैसे जिया, उसको पहचान पाना, और वैसे अभ्यास अपने में लाना। आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, जिस चौखट में हम बात कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि हमारे घरों के वातावरण क्या बच्चों के वाकई में अनुकूल है। हम ऐसा क्या करते हैं जिसमें बच्चों का मन लगे। मोटी मोटी जिंदगी हो गई है, ऐसा मुझको लगता है। बच्चे की बारीकियां, बच्चे की कल्पनाशीलता, इसका कितना अंदाज है हमको। वो क्या सोचते होंगे, उनके मन में क्या चल रहा होगा। आज जैसे भी सुबह बात हुई थी, बड़ा अच्छा संजीव भाई साहब और ये सब लोगों ने हमको एक्सप्लेन किया कि मटेरियल देने मात्र से, उनकी सुविधा पूर्ति करने मात्र से, वो एक छोटा सा हंसी मजाक का मुद्दा हो जाता है परिचय शिविरों में। पिताजी बराबर एटीएम, बैलेंस खाली हो गया तो क्या उतनी ही, बस उतना ही है संबंध है। तो इन मुद्दों पर ध्यान चला गया, और एक छोटा सा हम सबके लिए एक छोटा सा आयोजन हुआ, और जितना भरपूर प्रतिसाद आप सब लोगों ने हमें दिया है, और सब आपस में इस तरह से देख रहे हैं, तो लगभग 23-24 बिंदु निकले हर प्रकार। अभी जैसे अभी नागपुर की भी टीम आने वाली है,
कुछ स्वास्थ्य के लिए अपने को मिलेगा। अब ये सब योग्यताओं का अर्थ क्या है? तो ये सब योग्यताओं का अर्थ मुझे समझ में आता है इस रूप में कि परिवार स्वायत्त होना। आज परिवार देखिए, हम हर चीज में परावलंबी हैं। शिक्षा परावलंबी, स्वास्थ्य वो भी परावलंबी, उत्पादन वो भी परावलंबी, विनिमय वो भी परावलंबी है, और न्याय सुरक्षा वो भी परावलंबी है। जो लोग नए सुनने वाले हैं उसके लिए छोटा सा दोहरा देता हूं, जिन्होंने शायद परिचय शिविर या उस तरह से अभी नई इंटरेक्शन किया होगा, समझ सकते हैं कि आज शिक्षा क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये कुछ हमारे ना हम ध्यान भी देते हैं, दखल देते हैं। शिक्षा मतलब वो स्कूल का काम है। आज परिस्थिति भी ऐसी आ गई है, देखिए अभी परिस्थिति ऐसी है कि वो स्कूल का काम नहीं है, अभिभावकों का ही काम दिख रहा है। पहले भी था, आज भी है, पर हमारा ध्यान नहीं। प्रथम शिक्षा अभिभावक, द्वितीय परिवार, तृतीय मोहल्ला, उसके बाद स्कूल है। 5 साल वह बच्चा माँ की गोदी में पलता बढ़ता है, पड़ोस से सीखता समझता है, और 6वें वर्ष में कहीं स्कूल की बात है। तो जो फोकस है अपना पूरा इस अभिभावक योग्यता में, तो ये जो शिक्षा स्कूल का काम हो गया, बीमार हो गए और डॉक्टर का काम हो गया, उत्पादन की बात है वो तो कृषकों का काम है, विनिमय वो तो व्यापारी लाके देंगे, और न्याय सुरक्षा वो तो कोर्ट का काम है। फिर परिवार में हम जी रहे हैं तो किस मतलब से जी रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, हम आपस में क्या देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम 1947 में स्वतंत्र होते हुए भी अभी भी परतंत्र हैं। अब यदि हमें स्वतंत्र होना है, स्वायत्त होना है, तो हम सभी परिवारों को शिक्षा में स्वायत्तता होना, स्वास्थ्य में स्वायत्तता होना, उत्पादन में स्वायत्तता होना, विनिमय में स्वायत्तता होना, और न्याय सुरक्षा में स्वायत्तता होना। लिखा ही है बाबा जी ने, न्याय तो परिवार में ही होना है। जो जज साहिबान, जो कलेक्टर साहिबान जो हमको जानते नहीं हैं, वो हमको न्याय कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए गांव के 2 व्यक्ति झगड़ा करके कलेक्टर साहब के पास पहुंच भी गए, वो क्या कर सकते हैं इसमें? जो व्यक्ति हमको जानते नहीं है, उनके साथ हमारा विश्वास सूत्र कैसे बन सकता है? हम परिवार में एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, यही विश्वास सूत्र है, न्याय यही है। तो क्या बोल देने मात्र से न्याय होगा, कि जीने से, कि व्यवहार से, कि कार्य से, कि कर्तव्य और दायित्व की पहचान से न्याय होगा? ये समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से न्याय में योग्यता होना, धीरे धीरे ये योग्यता विकसित होकर के सभा में पहुंचती है। सभा से बाहर कोई चीज है ही नहीं। तो एक परिवार में स्वायत्त होना न्याय के प्रति, और एक मोहल्ले में स्वायत्त होना और गांव में होना, यही विश्व का अनुमान है, यही न्याय सुरक्षा है। तो ऐसी योग्यताओं के लिए काम करने के लिए आज का छोटा सा सत्र का नियोजन ये शिक्षा की जो समिति उन्हें रखा। तो स्वायत्त होना, अभिभावकत्व स्वीकारना, तो शिक्षा में स्वायत्त होना, हमारे बच्चे को क्या देना है, क्या कंटेंट है, उसमें हम माता पिता पारंगत होना। उसमें लिखा ही है, 5 मुद्दे हैं। मैं 5 मुद्दे पुनः आपको स्मरण के लिए दोहरा देता हूं। तो ये 5 मुद्दे क्या है, देखिए। शरीर रचना की कारकता सहज स्वीकृति और जीवन जागृति में पूरकता बराबर माता पिता यानी अभिभावक। शरीर रचना की कारकता, ये स्वाभाविक है कि जो भी शरीर रचना बनता है वो गर्भ में बनता है, और ये शरीर कारकता की स्वीकृति माता पिता दोनों को है। यहां तक तो अपन पहुंच गए, लेकिन वो जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु है, उसको चलाने वाला, शरीर को चलाने वाला जीवन है, और वह जीवन की जागृति में हम पूरक होना, ये माता पिता। पोषण के सुरक्षा की स्वीकृति अर्थात पोषण की योग्यता होना, क्या उन्हें पोषण लगता है। जैसे अभी ब्रेन का एक अपने को एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए, जितनी मेरी जानकारी है, ये ब्रेन की पुष्टि के लिए स्निग्ध पदार्थों की जरूरत है, और साथ ही जो मोटा अनाज कहते हैं ना, उसकी जरूरत है।
जैसे कोदो, कुटकी, बाजरा, मक्का, और ये चीजों को कैसे हम शिशु को अपन दे सकते हैं, माता को कैसे देख सकते हैं, जिससे कि बच्चे का जो ब्रेन है, जो मेधस तंत्र है, वह पुष्ट हो सके। तो तमाम शरीर के अंग अवयव, यानी मेरे में जितनी शरीर की इफिशियंसी है, उससे अधिक शरीर की इफिशियंसी हमारे आने वाले संतान की होना, इस प्रकार से पोषण करने की योग्यता, संतानों में आवश्यकीय आजीविका का स्रोत अथवा आधार रूप में स्वयं को स्वीकारना। देखिए अब योग्यता कहाँ पर है अपनी, हम सब पढ़ा लिखा रहे बच्चों को और नौकरी और व्यापार के लिए तैयार कर रहे हैं। कैसे संबंध विकसित होगा, कैसे कृतज्ञता विकसित होगी, वो आगे की बात है। ये सब संघर्षमयी रास्तों से गुजरता है अपना संतान, तो एक आस्थावश ही माता पिताओं को प्रणाम करता है, पर भीतर से जो कृतज्ञता खिलने वाली बात है, ये खिलने वाली बात तो अधूरी रह जाएगी। तो संतानों में अब पैदा किया है तो उनकी आजीविका का स्रोत के लिए तैयारी करना और उसको आधार के रूप में स्वयं को स्वीकारना, वहां से योग्यता की कहानी है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण ही दे रहा हूं। जैसे ये सारे मुद्दे जब कमल बेटिया हमारे साथ आई, तब ये मुद्दे और गहराने लगे। अब वो पढ़ाई लिखाई करेगी, आगे बढ़ेगी, तो फिर हम दोनों को ये हुआ कि ये पारिवारिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आजीविका स्रोत का आधार होना। वैसे 10-15 प्रोडक्ट लाइन हमने चुनी। अब उसको पता है कि अपना घर कैसे चलता है, उसमें उसकी जिज्ञासा शुरू हो गई। शुरू में ध्यान नहीं जाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिकता में आया कि भाई रोटी का जुगाड़ तो है इस परिवार में। अब जहां ये संकट टल गया, वहां बच्चे का सही माने में विकास है। जहां अभी भी परिवारों में अभाव मानसिकता यदि बच्चों में जाती है, वो हमारी अयोग्यता है, और वही ट्रांसफर हो रही है और उसी से हम उसको पुश कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए बेटा तुमको, कोई नेचर समझ में आए, कोई अस्तित्व समझ में आए, क्या ऐसा जा रहा है? या अपने घर में अभाव है और सुविधाओं की जरूरत है, और बिना सुविधाओं के हम रह नहीं पाएंगे, इसलिए पढ़ें और सुविधा संग्रह के लिए अपन रास्ते पे लगाएं। ये अपनी अयोग्यता हुई। तो इस प्रकार से आजीविका का स्रोत के रूप में तैयार करना, और इस रूप में हम शोध होना, इस रूप में हम साथ मिलकर के चर्चा करना, क्या हो सकता है, कितने प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, सुदूर आगत तक हमको देखना होगा। आने वाले 100-200 साल में ऐसी कौन सी आवर्तनशीलता के आधार पर मानव जाति को ऐसे कौन सा लगना वाला वस्तु है, जिसकी हम तैयारी करके और अपने बच्चों को जितना हम सोच सकते उतना करेंगे, आने वाली पीढ़ी उससे और आगे ले जाएगी। लेकिन अगर कोई आधार ही नहीं है, स्रोत ही नहीं है, और जीरो से काम करना पड़ेगा, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कितने बड़े पीयर प्रेशर में, कितने बड़े सामाजिक दबाव में और बच्चे काम कर रहे हैं। भैया मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, है ना, जब तक ग्रेजुएशन रहता है तब तक ही है। ये 2 साल बड़ा मजा आता है इंजीनियरिंग में, तीसरे चौथे साल में सब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती, क्योंकि अब कैंपस छूटेगा। कैंपस छूटने के बाद खुले आसमान में वही संघर्ष। और आजकल दिख रहा है कि युवा पीढ़ी बाहर ही नहीं आना चाहती। ग्रेजुएशन हो गया, अभी क्या कर रहे साहब, पीजी के बाद क्या करेंगे, पीएचडी के बाद क्या करेंगे, डबल पीएचडी। मतलब 10 साल कैंपस के अंदर रहना, और उसके बाद कहीं जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना, हम शायद उनके प्रेशर का, दबाव का अनुमान नहीं कर पा रहे हैं। आज उनको लगने में, क्योंकि आज इतना एडवांस इंफॉर्मेशन है अपने बच्चों के पास, हो सकता है हम लोगों के गाय का काम, एक कहीं हमारा गुलाब का काम, कहीं आप छोटा मोटा कहीं खेती का काम करेंगे, धान उगाएंगे या कहीं दाल बनाएंगे, दिस में लुक वेरी स्मॉल, लेकिन ये विश्वास हो रहा है कि धीरे धीरे आदमी खाना खा के ही स्वस्थ भी बनता है, और खाना खा के ही जीवित रहता है, और खाना खा के ही पेट भरता है, ये ध्यान जाने लगेगा। तो हम सब अभिभावकों को इस योग्य होना होगा कि आने वाले 100-200 साल तक ये जो 6 मानव की आकांक्षाएं हैं, 3 आकांक्षा, सामान्य आकांक्षा और 3 महत्वाकांक्षा, कुल मिलाकर के कुल उत्पादन इतना ही है। तो आहार, आवास, अलंकार, दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन इत्यादि में हम क्या क्या संभावनाओं के साथ काम कर सकते हैं, कैसे लोकल स्थानीयता के आधार पर ये हो सकता है, और अपने परिवार के संतान को घर न छोड़ना पड़े, हम कैसे एक संस्कृति के साथ आ सकते हैं,
और बच्चों को वो सुख जो अब हम महसूस कर रहे हैं जीवन विद्या में, अपने होने का, जीवन के होने का, मानव होने का, मानवीयता में होने का, ये सुख को अपन उन बच्चों को रास्ता दे सकते हैं। अब आगे जो चौथा और पांचवा है वो महत्वपूर्ण है। थैंक यू। शिक्षा संस्कार प्रदान करने में सक्षम, योग्य, स्वीकारना, मानना। अब जैसे शिक्षा संस्कार की बातें हैं, है कि नहीं? तो अब ये शिक्षा संस्कार में जिसको हम कहते हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा, अब इसमें 4 कंपोनेंट है। एक मानव होने का, परिवार होने का, समाज होने का और प्रकृति होने का। ये जो 4 कंपोनेंट के बारे में जिसको हम सब कुछ कहते हैं, तात्विक भाषा में जिसको हम अस्तित्व कहते हैं, इस अस्तित्व की सच्चाई को, इस सत्यता को बच्चों तक पहुंचा पाना, यही शिक्षा संस्कार है। संस्कार का मतलब है संस्कृति। तो अब ये 4 मुद्दों में है। बच्चे का नाम भी है, बच्चे को जाति भी पहुंचाना है, बच्चे को उसका धर्म भी पहुंचाना है और बच्चे को कर्म भी पहुंचाना है। तो इस प्रकार से उनको प्रदान करने की योग्य स्वीकारना, संपूर्ण ज्ञान प्रावधानित करने के लिए स्वयं में स्वीकारना। हर जागरूक अभिभावक इन 5 विधियों में से के लिए स्वीकारते हैं, तभी ये पुत्र पुत्री संबंध सार्थक होना पाया जाता है। और व्हाट इज द रिजल्ट? ये सब योग्यताओं को और स्वायत्तताओं में रिजल्ट क्या क्या है? तो रिजल्ट है कि हम मानवीय संस्कृति या मानवीय परंपरा की स्थापना करने में सफल हो जाएंगे। दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा रिजल्ट है कि जो हमारी संतान है, उस संतान से हम क्या सुनना चाहते हैं। फाइनली मेरे भी घर में माता पिता हैं और तो कमल बेटा जी भी है, और मैं सभी परिवारों में जाता भी हूँ। सभी क्या देखना चाहते हैं अभिभावक के रूप में अपने बच्चों से? तो एक मौलिक वस्तु वो सुनना चाहते हैं। उस वस्तु का नाम है कृतज्ञता। यही वो तृप्ति बिंदु है। अब इन 5 योग्यताओं में विकसित होकर इस योग्य बच्चे को हम तैयार करते हैं और बच्चे के जिंदगी में वो सुख वाला रिजल्ट होने लगता है। तब हमारे अंतिम क्षणों में, जब हमारी शरीर यात्रा वृद्धावस्था से और इस यात्रा का पूर्ण विराम होने लगेगा, उस समय हर पल हर क्षण इन बच्चों के मानसिकता में, उनके कायिक वाचिक मानसिक स्वरूप में वह सौम्यता और अपने माता पिताओं के प्रति एक कृतज्ञता का भाव प्रतिदिन प्रतिक्षण हमको देखने को मिल सकता है। और यही एक मौलिक आकांक्षा या अपेक्षा के लिए हर अभिभावक अपने बच्चे के लिए तन मन धन जुटाता हुआ दिखता है। परंतु इसमें लक्ष्य और दिशा के अभाव से, इसमें योग्यता के अभाव से और प्रौढ़ और संतान में दूरी, शिकायतें, अभाव। बच्चे पूछते हैं, आपने कर्जा लिया है घर बनाने के लिए, क्या मुझे भी कर्ज लेना पड़ेगा? जबकि 5 कमरों का मकान है। तो अपन कहाँ ले जा रहे हैं? आपने ये किया, क्या मुझे भी ये सब करना होगा? तो जितने संघर्षों में हम झेलें, क्या मुझे भी संघर्ष करना होगा? तो हमने संघर्ष के लिए तो बच्चे तैयार नहीं किए। इन मुद्दों को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस रूप में बच्चे की पूरी मानसिक, भावनिक कहो, शारीरिक, ये सभी वृद्धि के लिए और कोई नहीं बल्कि अभिभावक ही वह कारक तत्व है। और इस अभिभावकत्व को हमको समझकर अपनी योग्यताओं को विकास करने की जरूरत है। तो जो ये छोटा सा एक प्रयास इस अभिभावक शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में किया गया है, मुझे खुशहाली है कि आपने हर उस बारीकी में उन चीजों को समझा है, उसको पहचाना है और ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए हम सब अभिभावक उत्सुक दिखते हैं, अभ्यास में पारंगत होने के लिए तैयार दिखते हैं। यह एक खुशहाली भरा मुद्दा है। अब इतनी सारी अपन ने जानकारी ली, अब क्या अपन हर जानकारी में पारंगत होंगे? ऐसा नहीं दिखता है।
तब ये मिलकर काम समझ में आता है। कि जैसे कोई कोई अभिभावक संगीत में हो सकते हैं, कोई कोई अभिभावक ब्रेन के रूप में एक्सपर्टीज बनाते हुए दिखते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स हैं वो तो हर अभिभावक को करना ही होगा। आगे एक्सपर्टीज की बात है तो जिन जिन को वो योग्यताओं में काम करने की इच्छा दिखती है वो अभिभावक उसमें तैयार होकर के तब बनता है एक विद्यालय, तब उसको कहते हैं हम शिक्षा व्यवस्था। तब हम उसको कहेंगे अभिभावक और शिक्षक की संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम है विद्यालय। तब हम कहेंगे उसको अभिभावक विद्यालय, जहां की पूरी जिम्मेदारी अभिभावक की है। अब ये जो अभिभावक भाव है इसको बाबा जी ने संस्कारक्षम ऐसे हमको इंगित किया है। यानी हम सब अभिभावक मिलकर जो वातावरण तैयार करेंगे और जो हम अध्ययन मटेरियल तैयार करेंगे उसी से संतान में स्वीकृतियों के लिए रास्ता बनता है, उसी का संस्कार नाम दिया है। तो ऐसी संस्कार के लिए जो हम कारकता है हम सभी में, आइए हम इस कारकता को जहां है, जो जहां जिस स्थिति में है हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं और छोटा छोटा ऐसा अपना तैयारी करके एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा विद्यालय की एक कंसेप्ट उत्सव पारा परिवार मिलकर के कर रहे हैं और हम भी एक अपना छोटा सा एक सहयोग एक परिवार भाव से हम इसमें बनाए रखें। तो इतना कुछ मुझे आज प्रस्तुत करना रहा। तो सार समरी में परिवार स्वायत्त होना, पांचों आयामों में परिवार स्वायत्त होना। स्वायत्त होने का अर्थ है परिवार इसमें पारंगत होना, अभिभावक रूप में पारंगत होना और पारंगत होने के साथ साथ हम उसमें भागीदारी होने के लिए तैयार भी होना, योग्यताओं को विकसित करने के लिए हम तैयार भी होना। एक छोटा सा 2 वर्ष का इसमें एक प्लान किया गया है। हम मानव तीर्थ भी जाएंगे और पुणे भी जाएंगे, जहां जहां भी हमें इस सब की जानकारी और स्किल मिल सकते हैं तो उसको भी स्वीकार करेंगे और इस सब के कोर में मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का अध्ययन भी, यानी पठन और श्रवण, इसको हम बनाए रखेंगे। तो मुझे आज आपने बुलाया और मुझे लगता है कि मैं कुछ आपको कम्युनिकेट कर पाया। कुछ इस पर कुछ प्रश्न होंगे तो हम इन प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी भी कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भैया जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। अभिभावकों के लिए योग्यता विकसन के लिए बहुत सारा आपने ध्यान दिलाया और क्या क्या करना है पूरी प्रक्रिया बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जो हमारे भाई जी बहन जी सुन रहे हैं वो अपने प्रश्न रख दे भैया जी के, जिनके कुछ जो प्रश्न होंगे तो प्रश्नों को उत्तरित कर देंगे भैया जी। भैया आ रही है। मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। जी जी भैया। बहुत अच्छा लगा सुनकर के ये आपका प्रवचन, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए जी, वहाँ पर उनको सभी शिक्षकों से एक जैसा वातावरण माहौल मिलता है, लेकिन सभी का के घरों का परिप्रेक्ष्य और उनकी जो व्यवस्था है अलग अलग है। तो उसमें कैसे सामंजस्य लाया जाए। और दूसरा कि आजकल सभी विद्यालयों में समय की कमी नहीं कहेंगे, समय बाध्यता तो है ही, को देखते हुए ये जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग, अभिभावक शिक्षक सभा का आयोजन किया जाता है, यह एक रिचुअल के जैसा हो गया है। पूरे सत्र में एक बार, और यदि कहीं 2 बार हो गया तब तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसमें हम कैसे समायोजित करेंगे सभी अभिभावकों को विद्यालयों के साथ, इस पर। हाँ जी जी भैया। तो दीदी अभी उत्तर देना है? दे सकते हैं भैया। अभी उत्तर देना है? जी भैया जी दे। जी। तो भाई जी मेरी आवाज आ रही होगी, तो इसके मैं अभी 2 समाधान रखता हूँ भैया। एक तो लॉन्ग टर्म है
यदि आप जमशेदपुर के निवासी हैं और फ्यूचर में अगर वहीं रहना चाहते हैं, मैं यही तब रहता हूँ। हाँ, और आगे भी वही प्लान है वहीं रहने का? जी हाँ, मैं स्थायी तौर पर यहाँ रहता हूँ। ठीक है। और जमशेदपुर को आपको अच्छा भी लगता है वहां रहना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ये जन्मभूमि है, मेरा जन्म भी यहाँ हुआ है, वाह, पिछले क्या 50 बात। से ज्यादा से यहाँ हूँ। तो जमशेदपुर के लिए कुछ करने का मन करता है? हाँ जी, जमशेदपुर में रहते हुए कुछ ऐसे सार्थक कुछ करने का मन करता है जिसका अभी आपने चर्चा किया? बिल्कुल। बढ़िया भैया। तब 2 प्रस्ताव हैं भैया, लॉन्ग टर्म है ना, ये जो मैं प्रस्ताव कह रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म है, इसका रिजल्ट धीरे धीरे आएगा, है कि नहीं? तो बहुत इसमें अच्छी ये हो बात। सकता है, उसमें ये हो सकता है भैया कि जिसको अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो है जीवन विद्या। तो हाँ, ये जीवन विद्या के कुछ शिविर वहां पर हो सकते हैं। अभी मान लीजिए आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, है ना, हाँ, ऐसे टीचर्स को, जहां आप मोहल्ले में रहते हैं वहां के पेरेंट्स को लेकर, अभी तो भैया 50 साल से ऊपर माने आपके कुछ संबंध और संपर्क अच्छे ही होंगे वहां पर सभी के बहुत साथ। बहुत अच्छा, बहुत सारे विद्यालयों से मेरा संपर्क है। बहुत अच्छा भैया। तो अब ये सब चीजों पर ध्यान आकर्षण के लिए ना भैया कुछ शिविरों का हमको आयोजन करना हो सकता है, जिससे हाँ, कि जो ये अपन मुद्दे कह रहे वो एक व्यवस्थित तरीके से अपने शिक्षक भाई बहनों के पास पहुंच पाए कि एक्चुअली ये बात क्या कही जा रही है कि नहीं? जी, बहुत स्वागत योग्य कदम होगा। और इस है ना? कार्य के लिए हमारे संपर्क सूत्र हो सकते हैं डॉक्टर जी। अखिलेश भट्ट, शायद आप उन्हें हाँ जानते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल मित्र ही हैं, बड़े भाई हैं हमारे। बस 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 तो बस, हम लोगों दोनों को मिलाने वाले वे हो सकते हैं। जी और बिल्कुल। यदि उन तक बात पहुंच जाए आपकी, तो समझिए हाँ, मेरे तक पहुंच गई। बहुत बढ़िया भैया। तब ये हो गया मेरा भैया जिसको नाम अपन, डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा है। जी 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 सुनील भैया, तो ये हो गया भैया लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, है ना, जी जिसके जी। रिजल्ट आने में हो सकता है भैया 10-20 साल लगे अपने को। अब हाँ, आते हैं अपन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। अभी अभी बच्चे हैं, अब भैया वो 20 साल तैयार होने में, और अभी अपन बच्चों को क्या कर सकते हैं? तो मैं ये कहूंगा, है कि नहीं, विनय पूर्वक, जी जी। रिचुअल्स है ना, अब उसमें नहीं पड़ा जाए भैया, वो चलने दीजिए। हाँ, जो बच्चों का छुट्टी का टाइम होता है, अभी जैसे गर्मी की छुट्टी मिलती है ना, हाँ हाँ अब से छुट्टी के टाइम में ये जितना ग्रुप है ना अपना, ये जीवन विद्या का ग्रुप है, अभी काफी बड़ा है भैया देश में। हम लोग अच्छा, ना ऐसे बच्चों के लिए 1.5 2 महीने के कुछ कैंप्स कर सकते हैं। वेरी और गुड। उन कैंप में, पर हाँ, मुद्दा वही है जो मैं बात कर रहा हूँ, अभिभावकों को भाग लेने की बात है भैया इसमें, बच्चों हाँ सहित, हाँ 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 है कि नहीं? हाँ हाँ। तो अब मैंने साधारण रूप में थोड़ा सा ये देखा कि हमने हमारे बच्चों के साथ भी देखा, जी। गर्मी में उनके प्लान्स कुछ अलग रहते हैं भैया। हाँ हाँ। उनको लगता है गर्मी मतलब छुट्टी, एंजॉय, है ना, कहीं तो अब उनको बोलोगे बेटा जी अपने को उसमें जाना है, तो अरे पहले आपको विरोध करना चालू करेंगे कि अरे पापा कहाँ ऐसी ले जा बात रहे हो नहीं हमको, है। हमको कुछ तो। कुछ हाँ, जो बस जागरूक बस लोग हैं, बच्चे और बस बस भैया, अभिभावक, हाँ, और बढ़िया शुरुआत में भले ही संख्या थोड़ी होगी, भैया। लेकिन भीड़ संख्या का, बढ़ती जाएगी। सुंदर भैया, संख्या का पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट है कि अभिभावकों को वो तालमेल घर में बनाना है ना। और जो अनेक इसको कहेंगे कि भाई हर परिवार का एक अलग अलग स्टाइल है भैया, तो ये स्टाइल एक लय में लाने के लिए हमें कुछ ऐसे कैंप्स कर सकते हैं अपन, और उन कैंप में बच्चों को और अभिभावक यदि भाग लेते हैं तो हम लोगों की जो रिजल्ट है बहुत सुखद है भैया। क्या मतलब, महीना 1.5 महीना किसी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपन काम करते हैं ना, तो इन बच्चों के मानसिकताओं का हमको बारीकी से आकलन होना शुरू होता है। और उसमें अच्छा, बच्चों के साथ काम करना इतना एंजॉयबल है, हमारी स्वयं की भी गति होती है। अगर मैं आपको कहूं आपको अकेले को समझना है भैया, तो आप थोड़ा बोर होना चालू हो जाएंगे। लेकिन जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम लोगों की वो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, भले ही आपका अपना बच्चा हो या दूसरा बच्चा हो, बच्चे को बच्चे जैसा ही देखते कि नहीं भैया, आप भी। बिल्कुल बिल्कुल। बस इसी भाव, ये जो मौलिक भाव है, जब इस तक भाव रैपो के साथ, बिल्डिंग नहीं होगी, रैपो बिल्डिंग हाँ, नहीं होगी, यस यस, बच्चे को पिता के जैसा समझना होगा, पिता को बच्चे के जैसा समझना एकदम होगा, एकदम दोनों में भैया, कोई अंतर नहीं होना होगा, तब जाके यस। बात आगे बढ़ेगी। तब इस तरह के हम कैंप्स कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, आशय यही है
कि जी। ये जो टाइट है शेड्यूल है, मान लिया ये सब चीज है, सुबह का टाइम मिलता है भैया। हमारे यहाँ ऐसे उदाहरण है कि सुबह 5 बजे का भी जागरण शुरू हो गया है, तो 1-1.5 घंटा सुबह का मिलता है और एक रात वाला घंटा, आधा घंटा बच्चों के साथ निकालने की जरूरत है। तो ये जो बहुत टाइट अच्छा। शेड्यूल में है ना, और जो बाकी छुट्टियों का टाइम मिलता है उसमें तो हर पल हर क्षण उसका उपयोग में लाकर, ये जो अभी फेज है, संक्रमण फेज है, जब तक हाँ ये हाँ। पूरा ये अच्छे से तैयार नहीं होता जमशेदपुर में वातावरण, तब तक जो जागरूक अभिभावक हैं उन अभिभावकों के साथ कुछ इस तरह के काम हो करके, और हम परिवारों में जो वातावरण में जो दूरियां हैं, परस्परता में जो दूरियां हैं, जो विषमताएं हैं, उनको हम एक सार्थक स्वरूप देकर और बच्चों के भविष्य के लिए भैया तैयारी शुरू जी कर सकते हैं। ये जी सॉल्यूशन बिल्कुल है भैया इसका, है कि नहीं? बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सुनील भैया। जी 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 जी। आदरणीय श्री योगेश भैया और सभी दीदी लोगों को नमस्कार। क्षमा चाहूंगा अभी नमस्ते बोल रहा हूँ। जी भैया। लाइव क्लास है डॉक्टर सुनील शर्मा भांजे हैं और मैं खुद भी दर्शन को बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाया, तो मैंने उनसे ज्यादा चर्चा नहीं की कभी। मुझे खुशी जी भैया। जुड़े हैं, बहुत ही रिसोर्सफुल हैं, टाटा स्टील में सीनियर मैनेजर हैं वो। जी और जी भैया। मैं समझता हूँ कि भैया ने संकेत कर ही दिया है, और मैं भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सुनील जी जमशेदपुर के मानवीकरण के लिए और वहाँ इस दर्शन को पहुंचाने में हम लोगों के मददगार साबित हों। और सुने, अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर सुनील शर्मा जी से कि प्रतिदिन शिविर को सुने, बोले कम जी। सुने। जी 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 प्रणाम। अच्छा लगा भैया, खोल के बात किया अपन, उत्तर सेटिस्फाई कर पाए ना भैया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अखिलेश भैया सेटिस्फाइड है? तो जी कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है, ऐसे दोनों में चलना होगा अपने को। जरूर। हाँ, और लॉन्ग टर्म में अधिक मन लगाना होगा, जो शॉर्ट टर्म हाँ, रिजल्ट उसमें ले जाएंगे लॉन्ग टर्म में। जरूर। जी भैया, जी भैया, थैंक यू। और प्रणाम। कोई प्रश्न? नमस्ते भैया, और कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। धन्यवाद भैया। आगे और कोई भी भाई जी बहन जी कुछ पूछना चाहते हैं भैया जी से तो पूछ सकते हैं, और पिछले दिनों जितना भी अपन ने अध्ययन अभ्यास किया उसमें भी कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो आमंत्रित है। मैं शालिनी नागपुर से। मैं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ दीदी, बताइए। भैया आपका ही शिविर मैंने अटेंड किया था जो रवि महाजन और हेमंत मौर्य जी ने करवाया था। वो फर्स्ट शिविर, फर्स्ट डे मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और प्रयास चल रहा है, उत्सव पारा ग्रुप से जुड़ने का मौका मिला, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जहाँ जहाँ भागीदारी हो सकती है हम उनकी हेल्प करेंगे और वो भी हमारी हेल्प करेंगे इन टर्न। और बस आगे बढ़ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे कदम हैं लेकिन यस बढ़ रहे हैं भैया। और दीदी बहुत बधाई हो। और 23 तारीख से अपने नागपुर के बड़े भैया लोग इसमें भाग ले रहे हैं, सबको हमारा प्रणाम दीदी। और खूब अच्छा ये सत्र भी जो आवश्यक ध्यान दिलाना है उसमें भी सफल होगा, ऐसा मैं मानता हूँ दीदी। खूब खूब धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम स्नेहा है। कल की वार्ता में भी मैं शामिल हुई थी। भट्ट सर की सौजन्य से आज भी मैं सौभाग्यशाली मान रही हूँ अपने को कि मैं इस शिविर में, इस वार्ता में भागी हो रही हूँ। योगेश सर से मेरा एक सवाल है, मतलब एक हल चाहती हूँ मैं बतौर एक शिक्षिका और एक माता के रूप में। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? जी 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 दीदी बताएं। एक जो सबसे बड़ी समस्या जो पूरे देश में कह लीजिए या सब जगह, जो एक बहुत बड़ी समस्या मुझे नजर आती है कि जब बच्चे टीन एज में जाते हैं तो उनका जो संबंध उनके माता पिता के साथ जो होता है वो विघटित होता चला जाता है, किसी न किसी रूप में वो टूटता चला जाता है और माता पिता और बच्चों के बीच में एक बहुत दूरी बढ़ती चली जाती है, एक लंबा सा गैप हो जाता है, जिसको बतौर में एक गृह विज्ञान की शिक्षिका हूँ, मेरा सारा सब्जेक्ट है, जैसे आपने
सारे लाइफ के फेज के बारे में बताया और जो भी है वो सारी चीजें मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और महसूस करती हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि किस तरह से 11th और 12th के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, उनकी जो समस्याएं होती है, बच्चों के साथ इतना बढ़िया संबंध है कि बच्चे अपने पर्सनल प्रॉब्लम को मुझसे शेयर करते हैं और मुझे बताते हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है मम्मी के साथ या पापा के साथ। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं किस तरह से उनके बीच के संबंधों को और मधुर बनाऊं, ताकि जो मेरे बच्चे हैं यानी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सके। तो इस प्रयास में मैं छोटी छोटी कोशिशें करती रहती हूँ, जैसे मैं पेरेंट्स को बुलाकर उनके साथ बच्चों को अलग रखकर और सिर्फ पेरेंट्स के साथ मैं बात करती हूँ खुल के। तो पेरेंट्स भी अपनी समस्याओं को मुझसे शेयर करते हैं कि हाँ ये समस्याएं मेरे बच्चों के साथ आ रही है, चाहे जो भी हो। तो मैंने कई बार ऐसे छोटी छोटी कोशिशें की हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान भी मैंने 12th क्लास के साथ यही जूम मीटिंग के थ्रू मैंने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग रखी थी, जिसका मकसद ही मेरा था कि अभी सभी परेशान चल रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से, हमारी अलग मानसिक स्थिति हो रही है, बच्चों की अलग। तो इस लॉकडाउन की स्थिति में हम कैसे बच्चों और माता पिता के संबंध को मधुर बना सके, क्योंकि अभी बच्चे भी घर पे हैं और माता पिता भी घर पे हैं। तो एक छोटी सी कोशिश हुई थी जो काफी हद तक सार्थक हुई थी। पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए थे और बच्चे भी काफी खुश हुए थे। अपने अपने फीडबैक उन्होंने शेयर किया था मुझसे, क्योंकि मैं उस मीटिंग में पेरेंट्स माँ बाप को उनके बचपन में ले गई थी और बचपन की बातें, और मेरी एक छोटी कोशिश थी कि जो छोटी छोटी गलतियां हम अपने बचपन में करते थे और हमें लगता था कि हमारे माँ बाप हम पे दबाव डाल रहे हैं या हमें मना करते हैं ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, सेम वही चीजें हम अपने बच्चों के साथ भी होता हुआ देख रहे हैं। तो हम समझे कि जो आपकी मानसिक स्थिति उस समय थी वो हमारे बच्चों की भी वही होती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कैसे इस समस्या को हम सुधार सकते हैं ताकि हमारे बच्चे कल जाके एक, जहाँ अब तक आपने योग्यता की बात की है, तो एक योग्य इंसान बन सके, मानव मूल्य जो है उनमें आ सके, और वो इस तरह के कदम ना उठा के कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं अगर उनके जीवन में सफलता नहीं मिलती। तो वो सफलता का सही मायने हम अपने बच्चों तक पहुंचा सकें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सके। इसके लिए हम बतौर एक शिक्षक और बतौर एक माँ बाप क्या कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाह रही थी। हाँ दीदी, ये तो जो प्रश्न है कि नहीं, उत्तर तो अपने पास है इसका। जैसे अभी भैया से जो बात किया था, तो कुछ तो हमें लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ चलना है और कुछ हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बात है। तो मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको कि आप सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना जी जी, या उनके साथ आपका इंटरेक्शन है, जैसे अभी आपने 11वीं 12वीं का जिक्र किया है कि नहीं। तो दीदी, जैसे एक बच्चे को देखते हो केवल शरीर बढ़ा हुआ दिखता है, बिल्कुल मन का विकास जो इस आयु में होना है वो पीछे छूटा हुआ दिखता है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ। है कि नहीं? तब ये दिखता है कि काफी सारा बैकलॉग है अभी इन बच्चों के पास, और एक तरफ से वो शरीर बढ़ता हुआ, और जिसको हम कह रहे हैं कि भाई शरीर से, यदि आप जीवन विद्या से एक्सपोज है तो हम कहते हैं कि जीवन और शरीर का संयुक्त रूप आदमी है, मानव है। तो जो जीवन होने का जो बात है उसकी इंफॉर्मेशन बच्चे के पास नहीं है। तो हमें जो पीछे का बैकलॉग है उसके लिए कुछ सेशंस उन बच्चों के लिए कंडक्ट करने पड़ सकते हैं। अभी आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में जैसे सुबह हम लोग की चर्चा हो रही थी, तो काफी सारा टीम अभी दिल्ली में तैयार है। तो ऐसे बच्चों के लिए 2-2, 3-3 दिन के कुछ वर्कशॉप्स इस रूप में हम दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे की कल्पनाशीलता में ये सच्चाइयां पहुंच जाए। और जैसे जैसे सच्चाई से बच्चा रूबरू होने लगता है, वैसे वैसे ये स्वीकार होने लगता है कि मुझको ही तैयार होना है। अभी इस उम्र में आरोप प्रत्यारोप की फेज है,
वो माता पिताओं को कहीं गलत ठहराने लगते, कभी अपने एजुकेशन को गलत ठहराने लगते हैं। तो ये जो यशस्वी होने का प्रेशर है, ये अभी इन बच्चों पर हावी होता हुआ दिखता है। और ये यश क्या है, यश की कोई कॉन्सेप्ट इनके पास अभी ठीक से नहीं पहुंची है। तो लॉन्ग टर्म की दृष्टि से 2-2, 3-3 दिन के इस प्रकार के कुछ कैंप्स इन बच्चों के लिए आयोजित करके, और ये जो सच्चाई यहाँ है, ये जो इंफॉर्मेशन है जिसको हम जीवन विद्या कह रहे हैं, ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन बच्चों को पहुंचाने की जरूरत है। अब ये जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का जो कोर है, वो मैं आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन के रूप में रखता हूँ। उसका जो कोर है वो है फैमिली। हर बच्चा अपने परिवार को अपनाया हुआ है, तो परिवार में जो संबंध हैं और उन संबंध में जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज की व्यवस्थित बच्चे को इंफॉर्मेशन होना आवश्यक। अब जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन बेस बच्चे में बनता जाएगा, वैसे वैसे इस इंफॉर्मेशन के अनुसार मैं क्या कर सकता हूं परिवार के लिए, एक सामान्य है। अभी तक मैंने ये चला जाता है कि परिवार से लिया ही है, परिवार में देना क्या है, एक जिम्मेदारी का भाव बच्चे में आने लगता है। और जो स्कूल की तरफ से कर सकते हैं आप बीइंग टीचर, मुझको लगता है बहुत कुछ आप कर सकते हैं कि इस प्रकार से बच्चे को समझने की क्षमता विकसित करने के लिए जीवन विद्या शिविरों का आयोजन कर सकते हैं। और ये जो समझ के साथ जो जीने वाला भाग है, उसमें जो बच्चे की कैपेबिलिटीज है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए संसार के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियां भी बच्चों को प्रोवाइड करने का काम बीइंग टीचर आप कर सकते हैं। तो एक संकीर्णता के माहौल में बच्चे दबाव ले रहे हैं, और उन दबावों में ये सारा रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैंने जो बच्चों में काम करते हुए देखा, वो रिलेशनशिप में है। और जैसे ही रिलेशनशिप का कंफ्यूजन दूर हो जाता है, बच्चे में एक प्रकार से फ्रेशनेस, एक ऊर्जा का संचय होता है। अब इस ऊर्जा का कैसा सदुपयोग करना है, ये बीइंग टीचर आप उसको उस प्रकार से गाइड कर सकते हैं। तो जो कोर, जो बच्चे में जो ये इस प्रकार का प्रॉब्लम बताया, उसमें रिलेशनशिप में कंफ्यूजन ये एक निकल के आ रहा है। और जीवन विद्या के शिविरों से एकदम क्लियर रूप में रिलेशनशिप पहुंचती है, और वो स्वीकार भी होती है बच्चों को, और बच्चे उत्साहित भी महसूस करते हैं, अपने बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, और साथ में अपने जिंदगी को नए तरह से सेट करना चाहते हैं। तो जो यश की वैल्यू है, नेम फेम की वैल्यू है, ये सारा वैल्यू सिस्टम उनका बदल जाता है। तो यदि आप दीदी ये काम कर सको, तो ये एक उपकार का काम है, ऐसी हम सब लोगों की एक स्वीकृति है, इस प्रकार से काम कर सकते हैं। जी योगेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अखिलेश सर जी से भरसर से कहूंगी कि वो इस अच्छे से कदम में आगे बढ़ाएं, और मैं उनका साथ दूंगी कि ताकि हम, क्योंकि सर का अगर साथ मिलेगा तो इस बहुत पावन से कार्य को हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुमूल्य सुझाव देने के लिए। जी स्निग्धा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आपने सुना। और सारे भैया और दीदी लोगों को, आदरणीय योगेश भैया को मैं बताना चाहूंगा कि स्निग्धा बहुत ही अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हैं। इनके पिताजी ख्याति लब्ध साहित्यकार हैं, और परिवार का इनका बहुत ही अच्छा है। तो स्निग्धा, आपसे मेरा ये निवेदन है सबकी तरफ से कि आप इस शिविर को एक शिविर कम से कम अटेंड कीजिए, और प्रतिदिन आप, अगर मैंने कल भी जैसे निवेदन किया था कि प्रातः 5 से 6:30 पूरा कार्यक्रम है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अगर सबकी अनुमति हो तो मैं स्निग्धा से निवेदन करता हूं कि वो सुने, कार्यक्रम को सुने कुछ दिन पहले, अभी चल ही रहा है। जी सर, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, आप मुझे उपलब्ध करा दें, फिर मैं सर कोशिश करूंगी पूरी। जी थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और कुछ प्रश्न आपने पूछे, हम लोगों का भी ध्यान चला जाता है। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ दीदी जी, एवती दीदी जी बताइए। हाँ नमस्ते गौरी दीदी जी, सभी को मेरा सांकरी ग्रुप को नमस्ते। और सबसे पहले आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, क्योंकि
मैं आपकी लगन, मेहनत और आपका जो ये देख के मैं खुद ही प्रेरित हो गई। और रोज सवेरे 1 से 1.5 घंटा मैं मानव व्यवहार दर्शन स्टार्ट कर दी, और आपके जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होते हैं उसको सुनती रहती हूँ। तो पहले तो मेरे अंदर ये सब चीजें को एक ध्यानाकर्षण कराने के लिए आप सभी को बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, और मेरा सभी को बहुत सारा नमस्कार, धन्यवाद। इतना ही शेयरिंग करना चाहती थी। थैंक यू दीदी। आगे और कोई दीदी जी, भाई जी रखना चाहते हैं अपना प्रश्न या फिर फीडबैक देना चाहते हैं तो आमंत्रित है। हेलो जी, हेलो, नमस्कार भैया, आवाज आ हाँ रही है? आशुतोष भाई जी, हाँ आशुतोष भाई जी बताइए। सबको प्रणाम। नमस्ते भैया, कैसे हैं? अच्छा हूँ भैया, बहुत अच्छा हूँ जी, बताइए। एक सवाल था, पूछूं या ना पूछूं ऐसा लग रहा था, पर बोलो ना। पूछ रहा हूँ आपसे। बोलो ना। कि एक पिता पुत्र वाली बात आई, हाँ। और उनके बीच में एक संवेदनशीलता और एक संज्ञानशीलता वाली भी बात आती है। हाँ। बाबा जी का जब शरीर शांत हुआ था, हाँ, तो उस वक्त मैं भी वहाँ शामिल था आप सब लोग के साथ में जी। तो उस वक्त अपने साथ में सबको देख रहा था, तो मैंने वहाँ पे आपको रोते हुए देखा था। और एक प्रश्न उठा था कि योगेश भैया किस भाव से रो रहे हैं, पर कभी पूछ नहीं पाया था मैं आपसे। मैं आज जानना चाहता हूँ भैया कि उस वक्त कैसा भाव था आपके अंदर में। हाँ भैया, देखिए, वैसे अभी पूरा समझा नहीं हूं ना, तो साथ छूटने का तो था ही भैया। जी जी। एक तो वो भाव था, और दूसरा भैया कृतज्ञता जी। और तीसरा बात था कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है अपनी। जी बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? जी। तो ऐसे 2-3 भाव का मैं वर्णन कर सकता हूँ। मतलब मेरी मतलब सोच ऐसी थी भैया कि क्या संज्ञानीयता के बाद में दो संबंधियों के बीच में आंसुओं का आना वो मतलब सही है या? हाँ, मुझे इस प्रश्न की उम्मीद भी थी। तब देखिए भैया, मैंने एक बार बाबा जी को भी कहते हुए सुना है, आंसू मानव जाति का गहना है। जी। और ये निकलते हैं। जी। इसमें अंतर है भावों का। जी। एक तो पीड़ा में रोना, ये तो अमानवीय है, ये अशोभनीय है। और एक ऐसे स्थिति में उसको रोना कहते हैं। और जब ऐसे स्थिति में, एक भावोत्कट स्थिति में जो हमसे आंसू निकलते हैं, तो वो एक प्रकार से भैया एक मानवीय अभिव्यक्ति है। जी भैया। है ना? एक शोक विवल होकर के रोना, उसको एक आवेश कह सकते हो। और एक इस तरह से अपने भावों को रास्ता दे देना, तो आंसू मानव जाति का गहना है भैया। और आपको क्या शेयर करूं, जब माताजी का शरीर शांत हो गया था यहाँ छोटी में, मैं था ही उसी समय, जिस समय उनको वो अटैक जैसा आया और ले जाना पड़ा, और 1-2 दिन बाद शरीर शांत हो गया। तो बाबा जी की आंख से भी मैंने देखा है। तो ऐसे पहलू मिले ना बाबा जी के सानिध्य में, तो मानवीयता पर मेरा पक्का विश्वास हो गया। तो इस प्रकार से कि अपने उसको रोकना है ना, और न बहते देना, ये कोई बात इसके अंदर नहीं है। बस मैं शोक में हूँ, पीड़ा में हूँ, या एक मानवीय भाव के सहत हूँ, ये इसका सत्यापन तो हम आप ही कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, है ना? ये बात है। सेटिस्फाइड?
बहुत बढ़िया भैया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था भैया, तो अंदर में एक भाव उमड़ रहा था हो और ना। एक दूसरा विचार भी चल रहा था कि ये गलत है क्या मेरा भावुक होना, पर लग रहा है कि अब एक सही के लिए जो भाव आ रहा है उसको रोकना नहीं है। यस भैया, एकदम ठीक। और उसका सत्यापन अपन कर सकते हैं, बिल्कुल भैया। है कि नहीं? हमको पता रहता है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं? जी तभी भाव गया। चलिए, बढ़िया भैया। बहुत बहुत बढ़िया भैया। सब ठीक है ना? श्रीमती जी ठीक है? एकदम ठीक है भैया। हाँ भैया, ठीक है सर, ठीक है भैया। तो ठीक है दीदी, समय हो गया, रुका जाए। हाँ भैया जी, तो जानकारी देनी थी जी। कल के प्रोग्राम की। तो एक तो आज बहुत बढ़िया से बहुत सारगर्भित आपने वो रखा और बहुत सारी जगहों पर ध्यानाकर्षण भी कराया, हम सबका ध्यान गया ही। और मैं तो वो जो आपने जर्नी रखी कि वो जो आप सतना में उतरे, वो जो घटनाक्रम और वहाँ गांव वालों के साथ कैसे जो भाव हुए कि अभी भी जो मैसेज आ रहे थे अभी व्हाट्सएप में कि वहाँ के लोग अभी भी याद करें, सर रिटर्न में मैसेज आ रहे थे। तो ये निश्चित ही हम सबके लिए बहुत प्रेरणा वाली बात है कि कैसे किन स्थितियों से जूझकर आप यहाँ तक पहुंचे हैं और मानव जाति के लिए कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। एक मानवीय परंपरा के रूप में एक छोटी सी हमारी क्या भूमिका हो सकती है, तो वो आप कर ही रहे हैं। और आप जैसे सभी बंधु भगिनों से प्रेरित होकर हम भी प्रयासरत है ही। और जो बात दीदी ने बताई कि खाना बना के दीदी खिलाती थी आपके यहाँ दीदी जी, और जो 8वीं पास बच्चे को भैया आपने जो ले जाकर इंजीनियरिंग के स्तर तक का उनको जो अभ्यास करा दिए, ये तो भैया हम सबके लिए बहुत प्रेरणा की बात है कि व्यक्ति समझ ही सकता है, सीख ही सकता है। मतलब उसमें बहुत डिग्री का ऐसा कोई रोल नहीं है, ये बात ये समझ में आई मुझे। और जो आपने एक बात और कही कि अमरकंटक के लोग, जो बाबा जी ने अमरकंटक के लोगों को अभिभावक के रूप में स्वीकारा और ये सारी चीजें। और दूसरी बात जो वृद्ध का कैसे वो होता है, यहाँ भी बहुत गहराई से ध्यान गया कि वाकई में वृद्ध हमसे क्या चाहते हैं कि उनका बस खाना पीना टाइम पे हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि मेरा भी अस्तित्व है, तो वो जो हमारा उनसे उनके प्रति पूछने वाला कि आप कैसे हो, दवाई लिखी नहीं, खाना है, वो जो केयर वाला पार्ट शायद बहुत अपेक्षा रहती है और सुकून वाले। तो ये बहुत अच्छे से बहुत सूक्ष्मता से भैया आपने ध्यान आकर्षण कराया और बाकी तो सारे संबंधों में कराया ही। और ये भी ध्यान गया कि हर संबंध में हमको यदि शिकायतें जनरेट हो रही तो निश्चित ही हम ही लोग कम पड़ रहे हैं, इसलिए शिकायतें आ रही। तो हम सबको अपनी योग्यता बढ़ाना है। और यदि जीने में देखें तो हमको परिवार के रूप में स्वायत्त होना है। और हमारे लिए भी एक बहुत सुखद संयोग है कि आपके शिविर से जो शुरुआत हुई बच्चों के शिविर में, और उत्सव पारा का जो एक छोटा सा मॉडल निकल के आया है जिसमें हम 5 आयाम में भागीदारी कर सकते हैं और स्वायत्त हो सकते हैं, तो ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो परम वंदनीय बाबा जी के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता कि उन्होंने ये अनुसंधान किया, और आप सब, आप जैसे सारे भाई बहनों के प्रति भी और जो उपस्थित थे उन सबके प्रति भी। और लास्ट, और आपने भी इतने बढ़िया से सब रखा, और सभी भाई जी बहन जी जो सब जगह से जुड़े, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। तो सभी को नमस्कार। नमस्ते।